हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 9 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड, इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट से। डू समथिंग टुडे दैट योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू फॉर। आज आपको कुछ ऐसा करना है कि आपका जो फ्यूचर है ना, वो खुद आपको थैंक यू बोले उस चीज़ के लिए। तो ऐसा कब होगा? जब आप आज मेहनत करोगे, अपनी फ्यूचर के लिए आज से ही वर्क करना शुरू करोगे। तो जब आप रेगुलर उस चीज़ को करेंगे तो देखना आपका जो फ्यूचर है वो अच्छा ही होगा, और आप फ्यूचर में सोचेंगे, खुद से ही सोचेंगे कि हाँ, आपने मेहनत करी जिससे आप सक्सेस हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। Which country has been suspended by from Human Rights Council by UN Assembly in April 2022? हाल ही में देखिए संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा किस देश को मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया है? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, देखिए रशिया इज़ द राइट आंसर। तो देखिए अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन को अप्रूव किया गया है, जिसमें रशिया को सस्पेंड किया। इस रेजोल्यूशन में वोट्स कराए गए थे। ऐसा नहीं कि एक ही कंट्री के द्वारा किसी ने कहा और रशिया को सस्पेंड कर दिया, ऐसा नहीं है। पूरा इस पर वोटिंग हुई थी। अगर हम वोटिंग में देखें तो 93 वोट्स जो हैं वो इसके फेवर में गए थे। वहीं 24 कंट्रीज़ ने जो है मत नहीं दिया था, और 58 कंट्रीज़ ऐसी हैं, मतलब 24 कंट्रीज़ जो है वो नो के फेवर में रही थी, और 58 कंट्रीज़ ऐसी थी जिन्होंने मतदान ही नहीं किया था, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड था। तो आप देख सकते हैं कि फेवर में काफ़ी सारे वोट्स थे, और जिसकी वजह से रशिया को सस्पेंड कर दिया गया है। और इस किसी भी देश का देखिए इस तरीके का ये सेकेंड सस्पेंशन है। सेकेंड इस तरीके को सस्पेंड किया गया है किसी कंट्री को। अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की, ये यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है जिसका मिशन है टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स अराउंड द वर्ल्ड। विश्व भर में जो हमारी ह्यूमन राइट्स है, जो हमारे मानवाधिकार हैं, उनको प्रमोट करना, उनको प्रोटेक्ट करना। इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 को हुई, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं फेडरिको विलेजास। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी कंट्री को अभी हाल ही में जो है इससे सस्पेंड किया गया है। तो आपका सही आंसर रहेगा रशिया इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अफेयर हैज़ रिलीज्ड इंडियाज़ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउ मच अमाउंट टू यूनेस्को फंड फॉर एलिमिनेशन ऑफ डोपिंग इन स्पोर्ट इन 2022। देखिए अभी हाल फिलहाल में जो ये मिनिस्ट्री है स्पोर्ट्स यूथ अफेयर की, इन्होंने स्पोर्ट्स में जो डोपिंग होता है, डोपिंग एलिमिनेशन के लिए जो यूनेस्को का फंड है, उसमें भारत की तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन जो है अभी जारी किया है। सही आंसर हो जाएगा $72,124 जो है भारत की तरफ से इसमें फ़ंड किए गए हैं। ये जितना जो पहले अमाउंट निर्धारित किया गया था, उस अमाउंट के दोगुने का काफ़ी बढ़ा हुआ ये योगदान भारत ने किया है। पहली बार देखिए 2021 में ये कंट्रीब्यूशन किया गया था, जब उस टाइम पे $28,172 का ये जो कंट्रीब्यूशन है वो किया गया ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम यूनेस्को। और इस बार कितना अमाउंट रिलीज़ किया गया? तो $72,124 का। तो ये जो फंड है वो कौन दे रहा है? इंडिया दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है गेफोन 303। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है हाल ही में चाइना देश के द्वारा। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। देखो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्या काम करेगी? मॉनिटर करेगी अर्थ को, चाहे वो वेदर ही क्यों ना हो, या वेदर हो गया जितने भी, या कोई ऐसा हाई स्पेशल रेजोल्यूशन है, तो उन सभी चीज़ों को एक तरीके से मेज़र करने का काम करेगी ये सैटेलाइट। इस सैटेलाइट को जियोआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है, और इसमें रॉकेट का यूज़ हुआ है लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट। तो आप देख सकते हैं कि जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ना, ये हर एक दिन एक बड़ी संख्या में SAR इमेजेस को जो है प्रोड्यूस करेगी, और उन इमेजेस में आपको वेदर्स के बारे में जानकारी, या और भी जो भी अलग रेजोल्यूशंस है उनके बारे में भी जानकारी मिलती रहेगी। तो ध्यान रखेंगे, इसे चाइना देश के द्वारा सक्सेसफुली लॉन्च किया गया।
चाइना से मैं आपको कुछ न्यूज़ रिवाइज करवा देती हूँ। तो वांग यापिंग, आपको ये नाम ज़रूर ध्यान होगा। देखिए ये पहली चाइनीज़ वुमेन थी जिन्होंने पहली चाइनीज़ वुमेन एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने वॉक की स्पेस में, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। चाइना ने शिजान 605 सैटेलाइट को लॉन्च किया स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए। चाइना के द्वारा एक नया कैमरा सैटेलाइट लॉन्च किया गया जिसमें 5 मीटर का रेजोल्यूशन है। चाइना ने 5 ईयर का प्लान लॉन्च किया टू बिकम अ हब ऑफ वर्ल्ड रोबोटिक्स इनोवेशन, और दुनिया की जो सबसे लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन है वो भी चाइना में ओपन हुई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है चाइना कंट्री से। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU फॉर सेटिंग अप मेडिकल कॉलेजेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो देखिए PPP मॉडल जो है, इस मॉडल के तहत कौन से ज़िले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए ये जो MOU है वो साइन किया गया है। तो जो डिस्ट्रिक्ट है, एक तो है संभल और दूसरा डिस्ट्रिक्ट है महाराजगंज। तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस को सेटअप किया जाएगा, और ये पहली बार ऐसा है देखिए कि स्टेट में जो मेडिकल कॉलेज सेटअप होंगे वो PPP मोड, जो मोड है PPP मोड के माध्यम से स्थापित किए जा रही हैं। कहाँ कहाँ? एक तो संभल में और एक महाराजगंज में। राज्य सरकार ने इसके लिए 2024 तक का टारगेट रखा हुआ है कि हम 2024 तक इन जिलों में मेडिकल कॉलेजेस को स्थापित कर देंगे। उत्तर प्रदेश की बात आती है तो देखिए योगी आदित्यनाथ जी का यहाँ पे सेकंड टर्म है एज अ चीफ मिनिस्टर पद पे। इन्होंने 4 जो विलेजेस हैं उनको डिक्लेयर किया था एज अ रेवेन्यू विलेजेस के तौर पे। यूपी के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके किया गया वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। और वेजिटेबल प्रोड्यूसर के मामले में उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप पर रहा। अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक विल प्रोवाइड अ लोन ऑफ ₹7,500 करोड़ फॉर द मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट। तो ये जो लोन है ना, ये कौन से राज्य को लोन प्रदान करेगा और कौन कौन करेगा? एक तो वर्ल्ड बैंक है और दूसरा है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो यहाँ पे स्टेट हो जाएगा हमारा गुजरात इज़ द राइट आंसर। अब इस प्रोजेक्ट का क्या उद्देश्य है जिसके ये लोन गुजरात को दिया जा रहा है? इसका उद्देश्य है कि स्टेट में एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, यानी राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। बात आती है फ्रेंड गुजरात की, तो गुजरात में चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र पटेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर है यहाँ पे आचार्य देवव्रत। देखिए अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो आप मैप में देख सकते हैं यहाँ पे ये है गुजरात। गुजरात से आपको ध्यान रखना है कि गुजरात की जो एक कोस्टल लाइन है ना, ये सबसे बड़ी है। तो ये हमें एक पॉइंट ध्यान रखना है। गुजरात के आजू बाजू में आप देख सकते हैं, इधर राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पे है महाराष्ट्र। तो 3 तो स्टेट के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है और एक बॉर्डर इंटरनेशनल शेयर करता है किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ में, ठीक है। और इसके पास में एक यूटी भी है, दादरा नागर हवेली और दमन-द्वीप। और इधर कौन सा सी है? तो इधर अरेबियन सी है। तो देखिए फ्रेंड, मैप अगर आपके माइंड में रहेगा तो काफ़ी सारे ज्योग्राफी के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट मैप से ही बन जाते हैं। तो आप लोगों को मैप तो ज़रूर याद होना चाहिए। अब गुजरात की बात आती है तो नेशनल पार्क में देखिए वांसदा नेशनल पार्क है, एक है ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क। डैम्स में इंपॉर्टेंट है सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा रिवर पे है। एक ध्यान रखिएगा आप लोग, उकाई डैम जो कि ताप्ती रिवर पे है। कदाना डैम भी बहुत बार पूछा जाता है, ये माही रिवर पे है। एंड कमलेश्वर डैम जो कि हिरन रिवर पे है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं गुजरात में। यहाँ की फोक डांस है गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी डांस। तो ये गुजरात के फोक डांस है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ 10 मेंबर कमेटी टू एग्जामिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखिए 10 सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया है जो कि राज्य में जो NEP 2020 है ना, उसको क्या करेगी? एग्जामिन करेगी, उसकी जांच करेगी। तो इसका गठन कहाँ पे किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल इज़ द राइट आंसर। तो 10 मेंबर्स की जो कमेटी बनाई गई है, इसमें देखा जाएगा कि शिक्षा पर राज्य स्तरीय नीति की आवश्यकता का आकलन किया जाएगा, किस तरीके से पॉलिसी लागू हो रही है, क्या क्या चीज़ें इसके लिए या और भी कोई आवश्यकता हो सकती है, कोई नीड हो सकती है, तो इसके बारे में पूरा एग्जामिन किया जाएगा।
बात करते हैं फ्रेंड वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल में सीएम है ममता बनर्जी, गवर्नर है यहाँ पे जगदीप धनखड़, लोकसभा सीट्स हैं 42 और राज्यसभा की सीट्स हैं 16। नेशनल पार्क में आप देख सकते हैं बक्सा नेशनल टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है, एक जल्दाबारा नेशनल पार्क याद रखेंगे, सिंगलिया नेशनल पार्क और सुंदरवन नेशनल पार्क। सुंदरवन डेल्टा भी यहीं पे है जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है पूरे विश्व का। अब हम वेस्ट बंगाल की लोकेशन की बात करते हैं। मैप में देखिए, थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ। हाँ, अब यहाँ पे आप लोग मैप में देखेंगे तो वेस्ट बंगाल इस तरीके से फैला हुआ है जो कि बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है और इसका सबसे बड़ा बॉर्डर लग रहा है बांग्लादेश के साथ में, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर भूटान के साथ भी बनाता है, नेपाल के साथ भी बनाता है। तो वेस्ट बंगाल 3 इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे सिक्किम के साथ इसका बॉर्डर लग रहा है, इधर आप देख सकते हैं असम के साथ यहाँ छोटा सा बॉर्डर शेयर हो रहा है, देन बिहार, झारखंड और उड़ीसा, और इधर इसके क्या है बे ऑफ बंगाल है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है, कोलकाता है। तो इस तरीके से हमें मैप में ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि किसके साथ जो है वो कितना बॉर्डर शेयर हो रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है उद्यम क्रांति योजना। तो उद्यम क्रांति योजना जो है इसे मध्य प्रदेश की जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया कि इसकी जो प्लानिंग थी ना वो नवंबर में लॉन्च करने की थी, लेकिन उस टाइम पे इसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया। तो अब इसको जो है फाइनली इसको लॉन्च किया गया है। इसमें देखिए क्या होगा, इसमें लोन प्रोवाइड किया जाएगा जिसकी रेंज होगी 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक। तो जो राज्य में यूथ हैं वो इस स्कीम के तहत लोन ले सकते हैं फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी स्वरोजगार के लिए। तो अपना खुद का कोई काम शुरू कर सकते हैं, लोन लेके कोई वर्क शुरू कर सकते हैं। तो इसे कहा गया है उद्यम क्रांति योजना, जो कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा लॉन्च की गई। बात आती है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था पहला ड्रोन मेला, कहाँ पे, ग्वालियर में। मध्य प्रदेश विल क्रिएट फर्स्ट साइबर तहसील ऑफ इंडिया। इंदौर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके रखा गया ट्राइबल आइकन तांत्या भील जी के नाम पे। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना यहाँ पे शुरू हुई। इंदौर को डिक्लेयर किया गया इंडिया की पहली वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी, और यहाँ पे सांस कैंपेन शुरू किया गया जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी है उसको कम करने के लिए। तो फ्रेंड्स साथ ही साथ में जो भी रिवीजन वर्क है ना वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो उस चीज़ को भी आप साथ में लेके चलें। अगला क्वेश्चन है, सरहुल फेस्टिवल 2022 सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। देखिए जो सरहुल महोत्सव है ना ये सेलिब्रेट कहाँ किया गया है, आपका झारखंड स्टेट में। सरहुल की बात करते हैं, इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ द न्यू ईयर जो कि झारखंड स्टेट में सेलिब्रेट होता है। यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी है उसका एक पार्ट है। तो यहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटी एज अ पार्ट ऑफ द लोकल सरना रिलीजन, इसके रूप में इनके द्वारा जो है इसको नए साल का एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है सरहुल। सरहुल मतलब इसका संबंध टी वर्शिप से है, यानी वृक्ष की पूजा से है, और ये एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे नेचर की पूजा की जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है, देखिए इन अप्रैल 2022 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन इट्स मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू हैज़ केप्ट द रिपो रेट अनचेंज्ड एट। तो देखिए अभी जो मौद्रिक नीति समीक्षा की गई है उसमें रेपो रेट जो है ना उसको अनचेंज रखा गया है, मतलब पहले जो था अभी भी वही है। तो क्या है यहाँ पे, तो सही आंसर हो जाएगा 4%। ये एग्जाम में देखिए पूछते हैं एक रेपो रेट के बारे में और एक रिजर्व रेपो रेट के बारे में, तो इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। तो रेपो रेट कितना है, 4% है। वहीं अगर हम रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं तो वो कितना है, 3.35%। रेपो रेट क्या होता है, देखिए रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर जो आरबीआई है वो शॉर्ट टर्म्स के लिए बैंकों को पैसा उधार देता है। जब आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देगा तो उस पर कोई ना कोई ब्याज दर लगेगी, कोई ना कोई इंटरेस्ट रेट लगेगा, उसी रेट को कहा जाता है रेपो रेट। और जब बैंक के पास जो भी पैसा होता है वो जब वो आरबीआई के पास जमा करते हैं तो आरबीआई फिर उन्हें इंटरेस्ट भी देगा कि भाई जैसे हमारा पैसा बैंकों में जमा है मान लीजिए, तो उस पर हमें ब्याज भी मिलता है। ऐसे ही जब बैंक आरबीआई में जाके पैसा जमा करेंगे तो उन्हें भी उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसे कहा जाता है उस रेट को रिवर्स रेपो रेट। तो ये आपको 2 टर्म्स के बारे में तो ज़रूर पता होना चाहिए।
अगला हमारा क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट जिसका नाम है संभव। इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सुपर ऐप जिसका नाम है यूनियन NXT और एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट संभव को शुरू किया है। ये जो सुपर ऐप है ना, इसमें काफ़ी सारी सर्विसेज कंबाइन हैं, जैसे कि आप यहाँ से पेमेंट्स कर सकते हो, बिल पे कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट, लोन, फंड ट्रांसफ़र। तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म में आपको ये सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है ये इसकी शुरुआत हुई थी 11 नवंबर 1919। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके CEO हैं राज किरण राय जी। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा बुक एंड ऑथर से है। तो बुक का नाम है हमारा देखिए टाइगर ऑफ ड्रास, कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो। इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो फ्रेंड्स बात करते हैं इस बुक के बारे में। तो मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत इन दोनों ने ही इस बुक को लिखा हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। इस बुक में देखिए जो कैप्टन अनुज नैयर थे, इनकी स्टोरी के बारे में बताया गया है। 1999 में 1999 में जो कारगिल वॉर हुई थी उस दौरान देखिए लड़ाई करते हुए ये शहीद हो गए थे, जो कि उस टाइम पे एक ऑपरेशन विजय भी चलाया गया था। उसकी सफलता के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्होंने रोल प्ले किया। तो इसी बुक में इनकी पूरी स्टोरी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एक और बुक का नाम है हीरोज़ ऑफ 1971। यहाँ पूछा गया है कि इस बुक को किस यूनियन मिनिस्टर के द्वारा रिलीज़ किया गया है। सही आंसर हो जाएगा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इस बुक को रिलीज़ किया है। ये जो बुक है इसको ट्रिब्यून एडिटर इन चीफ जो है राजेश रामचंद्रन, इन्होंने इस पुस्तक को एडिट किया है, इसका संपादन किया है। इस बुक में देखिए 1971 के युद्ध में जिन लोगों ने वीरता पुरस्कार जो विजेता थे उनकी पूरी स्टोरी के बारे में इस बुक में बताया गया है कि कैसे उन्होंने इस इम्पॉर्टेंट बैटल्स को लड़ा और कैसे पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको हार का सामना करना पड़ा। तो इन सभी के बारे में इस बुक में दिया गया है। बुक एंड ऑथर से कुछ और बुक्स के बारे में बात करें तो देखिए नरोत्तम सेकशरिया ने अभी हाल ही में बुक लिखी थी द अंबुजा स्टोरी, हाउ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मैन क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी। सेकेंड बुक है 1971 चार्ज ऑफ गोरखास एंड अदर स्टोरीज, ये बुक लिखी है रचना विष्ट रावत। नेक्स्ट बुक द मिडवे बैटल मोदी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म, ये बुक लिखी है गौतम चिंतामणि। पब्लिक सर्विस एथिक्स अ क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत, ये बुक लिखी है प्रभात कुमार ने। अगला क्वेश्चन है हमारा हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन ऑनर्ड विद द संत नामदेव नेशनल अवार्ड फॉर द ईयर्स 2021 एंड 2020। तो देखिए 2021 और 2020 के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सत्यपाल मलिक जो कि मेघालय के गवर्नर हैं। सेकंड नाम है देखिए यहाँ पे A.S. दुलत ये फॉर्मर रिसर्च और एनालिसिस विंग डायरेक्टर हैं। इन दोनों को सम्मानित किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। देखो आपको ध्यान रखना है कि सत्यपाल मलिक जी को तो 2021 के लिए किया गया है और A.S. दुलत को 2020 का ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए दोनों एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको करवा दिए हैं। ये जो अवार्ड है पुणे बेस्ड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है सरहद, उनके द्वारा ये दिए जाते हैं। सरहद एक सोशल कल्चरल एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत के जो बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं ना, वहाँ पे जितने भी लोग प्रभावित लोग होते हैं उनके कल्याण के लिए पूरी तरीके से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो समर्पित, और इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा संत नामदेव नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं। अवार्ड्स की बात ही आती है तो आपको ध्यान रखना है मोहम्मद रेज़ा मासूमी फ्रॉम ईरान से हैं ये। इन्होंने 13th एडिशन ऑफ द ग्रीन स्टॉर्म ग्लोबल फोटोग्राफी का अवार्ड जीता। सेकंड नाम देखिए है फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस इन त्रिपुरा जिनका नाम है डॉक्टर इला लोध। इनको पोस्ट्यूमसली नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट रामदर्श मिश्रा, इनको सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। तो फ्रेंड्स आज के हमारे क्वेश्चन हो गए हैं फिनिश। चलिए पहले कल के क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। भारत और किर्गिस्तान के बीच में देखिए एक एक्सरसाइज हुई जिसका नाम है खंजर, और ये इसका कौन सा एडिशन हुआ? तो ये इसका
9th एडिशन हुआ। इसके बाद देखिए अलेक्जेंडर वुसिक, ये हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने गए हैं? सही आंसर हो जाएगा सर्बिया। इंडिया ने सप्लाई किया है मोर देन 2,70,000 मीट्रिक टन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल टू विच कंट्री? राइट आंसर है श्रीलंका, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में, तो भारत जो है वो इनकी मदद कर रहा है। कौन सी कंट्री है? विच कंट्री डिड इंडिया कंक्लूड अ 2-day बायलैटरल वर्कशॉप ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज़? तो किस देश के साथ में ये द्विपक्षीय कार्यशाला का समापन हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। नेक्स्ट है कौन सी कंट्री है जो कि जिसने होस्ट किया है क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल सीनियर्स ऑफिशियल्स की मीटिंग? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इंडिया। अगला है कौन सी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है जिन्होंने इंडिया पोस्ट के साथ एक पार्टनरशिप करी है फॉर डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ पार्सल्स? तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने पार्टनरशिप करी है। कौन सी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जिन्होंने NEC लेबोरेटरी के साथ एक MOU साइन किया फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीजेज इन क्रॉप? तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसके बाद देखिए हु डिलीवर्ड द की नोट एड्रेस एट द इंडिया एजुकेशन समिट 2022? राइट आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान, जिनके द्वारा इसमें ये शिखर सम्मेलन हुआ, इसमें उन्होंने भाषण दिया। कौन सी स्टेट में डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ने लॉन्च किया एक पायलट प्रोजेक्ट टू इम्प्लीमेंट द वन हेल्थ फ्रेमवर्क? स्टेट का नाम हो जाएगा उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चंस। अब देखिए मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था पहला कि लोसोंग जो फेस्टिवल है वो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसे सिक्किम में सेलिब्रेट करते हैं। और जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 हुए उसमें बेस्ट ड्रामा फिल्म कैटेगरी में जो अवार्ड मिला है वो पावर ऑफ डॉग को दिया गया है। तो आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर करे हैं। आज का कमेंट है निखिल पंत, राजू SP और सत्यजीत पुहान जी का। बिल्कुल आपका थैंक यू कि आपने कमेंट्स करें, और बाकी सभी स्टूडेंट जो भी कमेंट करते हैं सभी को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी कंट्री बनी है पहली फॉरेन कंट्री जिसने भारत के UPI सिस्टम को अडॉप्ट किया है? सेकंड क्वेश्चन है पॉल हेनरी सैंडोगा डामीबा, इन्होंने ये कौन से देश के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है? तो ये 2 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। जल्दी से अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए फटाफट से। इससे क्या होगा देखिए, आप जितनी नॉलेज शेयर करोगे उतनी ही नॉलेज हमारी इंक्रीज़ होती है। चलिए मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।